तो आज का चैप्टर होगा हमारा हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास एवं काल विभाजन मुख्य चैप्टर होगा। इसमें जो ये चीज़ें हैं वो सारी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो हर चीज़ का कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत खंड की पहली इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण पर भी विस्तृत चर्चा इस अध्याय में की गई है। काल विभाजन और नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों और आचार्यों के मत भी इस अध्याय में दिए गए हैं। ये इसका चैप्टर है। ये प्रस्तावना थोड़े से देखेंगे। प्रिंसिपल जो कहा जाता है, तो हर चीज़ का प्रिंसिपल होता है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में जब चलेंगे तो पहला स्टार्ट करते हैं। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती है। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती हैं। जो परिवर्तित होती रहती है। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्ति प्रतीत होता है। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियाँ एवं तत्संबंधी विचारधाराएं रही है और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत हुई है। अपवाद रहे हैं, परंतु गौण प्रवृत्ति के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य शुक्ल जी ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त प्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये तो हो गई हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री। भक्त माल 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई दृष्टि नहीं की गई। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को दिया जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर रहुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णा क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों की परिचय दिया है, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं उदाहरण संग्रहित किए हैं, किंतु काल विभाजन का इससे कोई संकेत नहीं है। इसके बाद आता है, इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थीं जिसमें वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। उन्होंने लिखा है,
सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर जो यह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षों के अंतर्गत विभाजित किया है। ये पहला है चारण काल 1702 से 1300 ईस्वी तक। इसके बाद दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जयसी का प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीतिकाव्य और आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती और नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 9वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि में ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है आरंभिक काल। पूर्वारंभिक काल 600 से 1343। उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444। फिर आपका दूसरा आता है माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल जो है 1445 से 1560 ईस्वी तक। फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1580 ईस्वी तक। फिर इसके बाद तीसरा अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल जो है 1681 से 1790 ईस्वी तक। ये विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है ये। उत्तरालंकृत काल जो है 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। फिर आपका सातवां है परिवर्तन काल। ये 1890 से 1925 विक्रम संवत। फिर पांचवा है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। अब इसमें क्या है, मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता, सुबोधता और अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है आदिकाल, वीरगाथा काल भी कहा जाता है, संवत 1050 से 1375। फिर पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, 1375 से 1700 ईस्वी तक है। फिर तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल भी कहा जाता है, ये संवत 1700 से 1900। फिर चौथा आता है आधुनिक काल, ये गद्य काल कहा जाता है, संवत 1900 से अब तक। फिर आपका आचार्य शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। संधि काल 750 से 100 नहीं है, ये 1000 है विक्रम संवत तक। फिर आपका दूसरा है चारण काल, 1000 संवत से 1375 विक्रम संवत तक। फिर आपका आता है तीसरा भक्ति काल, 1375 से 1700 विक्रम संवत। फिर उसके बाद चौथा रीति काल आता है, ये 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। फिर पांचवा है आधुनिक काल, 1900 से अब तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य शुक्ल के ही हैं।
ही विभाजन के अनुरूप हैं। केवल वीर गाथा काल के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल का नाम देकर अपना नयापन स्थापित किया है। इस परंपरा में बाबू श्यामदास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। उनके काल विभाजन में आचार्य शुक्ल जी ने कोई अधिक भिन्नता नहीं है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। जो कि पहला है आदिकाल, वीरगाथा का युग संवत 1000 से 1400 विक्रम संवत तक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल का युग संवत जो है 1400 से 1700 ईस्वी तक है। फिर 13 है उत्तर मध्य युग, रीति ग्रंथों का युग 1700 से 1900 विक्रम संवत। फिर आपका आधुनिक युग है नवीन विकास का युग संवत 1900 से अब तक है। इसके बाद उपरोक्त काल विभाजन में की परंपरा में आचार्य शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना नाम काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उनका अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। जो आज तक इतना ही। अगले दिन से आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि शुक्ल जी हो कि यहाँ से आचार्य शुक्ल जी की स्टार्ट होगा। बाकी तो आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही।